गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ गुजराती और संस्कृत के ग्रामर ने। आज आप लोगों की डिमांड पे लाया हूँ हिंदी का एक ऐसा ग्रामर यानी कि व्याकरण टॉपिक है जिसका नाम है परिच्छेद को पढ़कर उसके सही उत्तर दीजिए, यानी प्रश्नों और उसके उत्तर। और आज का जो हम कार्य करने वाले हैं वो है आप लोगों की डिमांड पे। काफी सारे बच्चों ने हमेशा कंप्लेन किया है कि सर परिच्छेद को लिखकर हम उसके उत्तर तो दे देते हैं पर हमेशा टीचर हमारे 1 या 2 मार्क्स तो ऐसे ही काट लेती है। तो क्या जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला ये टॉपिक है, क्या हम उसके अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। चलो कुछ बातों को सीखते हैं, समझते हैं एंड देन अप्लाई करके भी देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो परिच्छेद है उसको पढ़ना है, उसको सोचना है और फिर उसके सही जवाब लिखना है। ये मतलब कभी नहीं होता है कि कॉपी एंड पेस्ट, इधर से आंसर ढूंढा और इधर लिख दिया, ये बिल्कुल नहीं है। एंड तीसरी जो सबसे ज्यादा बात है वो है कि उत्तर को बना के लिखना चाहिए। वहां से लेकर आपने तुरंत लिख दिया, कुछ अपने वर्ड डालो, उसको समझाओ, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। और आप दूसरों से अलग करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पैराग्राफ जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हम उसके उत्तर भी देंगे और कैसे उसके उत्तर बनाने चाहिए उसके एक टिप्स भी देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का हिंदी व्याकरण परिच्छेद के प्रश्न के उत्तर देना। पर सबसे पहले यहां पर कुछ हमारी ओर से हिदायतें हैं, सलाह है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि सही उत्तर मिलने पर हमेशा अपने पास एक पेंसिल रखना है। देखो मैं इतना बड़ा हो गया हूं पर फिर भी हमेशा मैंने पेंसिल का, या पेंसिल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। पेंसिल क्या होती है, सही जगह पर आपको अंडरलाइन करना सिखाती है। तो हमेशा एक पेंसिल अपने साथ रखिए जब इसका कार्य करना हो। दूसरा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर पैराग्राफ, पहले प्रश्न पढ़ना है फिर पैराग्राफ को पढ़ो ताकि आपको सही उत्तर मिल जाए। तो वहां से पेंसिल से आप अंडरलाइन करो और नंबर डाल दो 1, यहां पर नंबर 2, यहां पर नंबर 3 और अंडरलाइन कर लेना है। नंबर 3, दिमाग को शांत करके आपको कार्य करना है ना, कि कहां पर उसका प्रश्न है और ये उसका उत्तर हो सकता है। कोई प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। चौथा, कोई उत्तर हो सकता है कि समय यानी कि पैराग्राफ के शुरुआत में ही हो, कभी उसका अंत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, जहां पर भी हो पेंसिल का इस्तेमाल करें एंड फटाफट से अंडरलाइन कर दो। इस तरह से सही समय पे भी कार्य करना, खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका सबसे ज्यादा टाइम खा भी जाता है। तो 4 या 5 मार्क का होने के कारण से उसको मैक्सिमम 10 या 15 या 20 मिनट के अंदर होना चाहिए। वैसे मैं तो कहूंगा 10 मिनट में तो खत्म ही कर देना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात वो है शीर्षक। शीर्षक का 1 मार्क्स आपको मिलता है और कभी कभी आप एक ही वर्ड के अंदर आप शीर्षक लिखते हो तो ये गलत बात है। देखो हमेशा 3 या 5 वर्ड के अंदर शिक्षक शीर्षक लिखना ये थोड़ा ज्यादा अच्छा, सुंदर और अट्रैक्टिव भी लगता है। मैं आपको हेल्प करता हूं। देखो यहां पर लिखा है समाज में डैश का महत्व, और डैश के अंदर जो मेन वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है उस पैराग्राफ के अंदर वो फिलअप कर दो तो आपका मस्त शीर्षक बन जाएगा। समाज में जल का महत्व, देश में पुस्तक का महत्व, मानव जीवन में बारिश का महत्व, शहर और गांव के अंदर पढ़ाई का महत्व। जो भी उस पैराग्राफ के अंदर मेन टॉपिक है उसको हमेशा उस ब्लैंक में डाल दो। तो इसमें से कहीं पर भी एक शीर्षक, आपका शीर्षक बहुत बेहतरीन बन सकता है। याद रखिए जीवन के अंदर ये बात जो मैंने लिखी है, कल तक जो कर रहे थे आज भी वही करेंगे तो आज आपको वही मिलेगा जो कल तक कर रहे आए थे। अगर आज कुछ नया करोगे तो आपको जरूर कुछ नया या अच्छा मिलेगा। इसलिए भरोसा रखिए और अच्छे मार्क्स आएंगे, ये भी ध्यान रखिए। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। हमेशा पढ़ते हैं देखते हैं, पढ़ते हैं देखते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, एंड कोशिश किए जा, आपके सामने आपकी जीत तैयार है। चलो शुरुआत करते हैं एक प्रश्न एंड उसके उत्तरों के द्वारा। परिच्छेद नंबर 1 है, नारी ईश्वर की देन और ईश्वर की बेटी है। भगवान के बाद हम सब लोग उसके ही देनदार हैं। जिंदगी देने के लिए और फिर जिंदगी योग्य बनाने के लिए वह माता के समान हमारी रक्षा करती है तथा पित्र मित्र और गुरु के समान हमें शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है।
नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है, परंतु ईश्वरीय प्रवृत्ति एवं ईश्वर द्वारा किसी भी नारी के लिए किया गया असामयिक क्रूर मजाक वह होता है जब नारी का सर्वा मार्गदर्शक ही, भविष्य निर्माता ही उसे असीम दुनिया के नितांत अकेले में छोड़कर अनायास काल कलित हो जाता है। विधवा हो जाने पर उसे जीवन पर्यंत दूसरों से आश्रित रहना पड़ता है। संसार में सभी बाहरे रंगीनों से उसे वंचित कर दिया जाता है। संतोष की बात ही हमारे भारत में कुछ विवाह हुए हैं, परंतु समाज में इस पद्धति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। लोग विधवा को लेन देन और दोनों से हिचकिचाते हैं। विधवा विवाह पर एक गौरव की बात है जो समाज की शुद्धता और देशोन्नति के लिए आवश्यक है। देखो, जिस तरह से मैंने पढ़ा है ना, आप उस तरह से फीलिंग के साथ, वर्ड की अनुभूति के साथ आप पढ़ोगे तो आपको गारंटेड पता चल जाएगा कि पैराग्राफ क्या कहना चाहते हैं। अब क्या करना है, इस प्रश्न को देखते हैं। हम भगवान के बाद किसके देनदार हैं एंड क्यों? देखो, तुरंत ही आंसर मिल जाता है, ये रहा। जिंदगी देने के लिए और फिर जिंदगी योग्य बनाने के लिए हम माता नारी की हमेशा रक्षा करने चाहिए, हम उसके ही देनदार है, ये आपको याद रखना चाहिए। नारी हमें किस प्रकार से शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है, इसके अंदर भी उसका आंसर है। भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि क्या है, ये रहा उसका आंसर। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। विधवा विवाह के बारे में हमारे समाज का दृष्टिकोण क्या है, ये रहा उसका आंसर। विधवा हो जाने पर उसे जीवन पर्यंत दूसरों से आश्रित रहना पड़ता है ना। तो ये जो सारे आंसर है वो आपको मिलने के बाद थोड़े से नए वर्ड डालो। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसके अंदर से मैं आंसर लिखना है, तो नो स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आप देख देख के भी गलत करोगे तो देखो आपको क्या मार्क्स मिलेगा, है ना। सो एज इट इज जो वर्ड इसमें है वो आपके राइट आंसर में जाने चाहिए। जो नए वर्ड आपके आ रहे उसके उत्तर के अंदर, उसके लिए सोच समझ के उस शब्द का इस्तेमाल करें ताकि आपके बिल्कुल भी मार्क्स ना कटे। एंड लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया, शीर्षक हमेशा होता है, तो शीर्षक या फर्स्ट लाइन में चले जाओ, यहां पर है नारी ईश्वर की देन या नारी ईश्वर की बेटी, आप ये कर सकते हो, या लास्ट लाइन में मिल सकते हैं, या बार बार रिपीट होने वाले वर्ड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से एक परिच्छेद को सही तरह से समझकर लिखने से मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस है, पूरे के पूरे अच्छे मार्क्स, क्योंकि इसके अंदर से देखना है और वही लिखना है, तो कोई आपके मार्क्स काट नहीं सकता है। ये हमने राइट आंसर आपको लिख के दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलो अब बात करेंगे परिच्छेद नंबर 2 के बारे में। तो यहां पर है आपका परिच्छेद नंबर 2। तो ये परिच्छेद 2 क्या कहता है? पुस्तक का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्तृत से बचाने के लिए किया था, यानी वो भूल ना जाए उसके लिए इसलिए नहीं है। विकास के आदि कालों में उसने पत्तों पे, ताड़पत्र पे, कांस्य पत्र पे आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है कि पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में, विस्तृत यानी बड़ा करने में हेल्प करता है, सहायक होता है। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्य यानी कि जो कार्य थे उसको जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। आज के युग में प्राचीन वीर, धार्मिक, महात्मा, ऋषि, नाट्यकार, कवियों आदि का पता इस तरह से पुस्तक के द्वारा हमें पता चल जाता है। पुस्तक ही अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों में अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पे सोचने के लिए बाध्य है। तो यहां पर हमें ओवरऑल बताया गया है पुस्तक का महत्व। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? मानव ने पुस्तक का प्रारंभ किस लिए किया था? ये रहा उसका उत्तर कि मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत यानी जो उसने अनुभूति की है ऐसे ज्ञान का विस्मृति से, यानी कि वो भूल ना जाए, उसे बचाने के लिए किया था। नंबर 2, विकास के आदि काल में ज्ञान संग्रह के कौन से साधन है? तो विकास के ज्ञान संग्रह में पत्ते थे, फिर ताड़पत्र आए, फिर कांस्य यानी कॉपर आया, इस तरह से अलग अलग आज हमारे पास बुक्स भी है और डिजिटल भी है। तो इन सब के बारे हमने उसको संग्रह किया। पुस्तक में हमें किस जानकारी मिलती है? तो पुस्तक में वीर है, धार्मिक है, महात्मा है, ऋषियों, नाट्यकार, कवि, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो यहाँ पर आपने ऋषि को देखकर भी गलत लिखोगे, नाट्यकार को देख के भी गलत लिखोगे तो ऑब्वियसली टीचर मार्क काटेगी। सो बेटर है ये जो कॉपी पेस्ट वाला काम है उसमें तो बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आनी चाहिए।
पुस्तक क्या सोचने के लिए बाध्य करता है? तो पुस्तक हमें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पे विभिन्न देशों के साथ दृष्टिकोण पे आधार पे सोचने के लिए बाध्य करता है। देखो इसमें लाइन वाइज आपको आंसर मिला है ना। कभी कभी ऐसा भी आएगा जब उसका उल्टा पुल्टा आंसर हो सकता है, यानी लास्ट पैराग्राफ के अंदर पहला आंसर हो सकता है, पहले शुरुआत के अंदर अंत का आंसर हो सकता है। तो आप इसमें डरो मत। दूसरा, एक वर्ड में भी आंसर हो सकता है, एक लाइन में भी आंसर हो सकता है। जहां पर एक वर्ड हो तो एक वर्ड में लिखो, एक लाइन में हो तो एक लाइन में, और कभी कभी बड़ा भी आंसर हो सकता है। इसलिए आप देखिएगा ओवरऑल 4 मार्क्स या 5 मार्क्स उस पूरे पैराग्राफ का दिया जाता है ना, एक एक का नहीं दिया जाता है। इसलिए एक वर्ड भी महत्व रखता है, एक लाइन भी महत्व रखता है। अब शीर्षक देखते हैं, तो पुस्तक का मानव जीवन में महत्व आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये रहे उसके कुछ उत्तर और उसके आंसर, इस तरह से आपको लिखने हैं जो हमने बताया है। ठीक है, अब बात करेंगे परिच्छेद नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है। क्या है? प्रेम एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसमें मनुष्य का अनंत लाभ होता है। प्रेम से मानसिक विकार दूर हो जाते हैं, विचारों में कोमलता आ जाती है, सद्गुण की सृष्टि होती है, दुखों का नाश होता है, सुखों में वृद्धि होती है, यहां तक कि मनुष्य की उम्र यानी कि आयुष्य भी बढ़ जाती है। प्रेम ही मनुष्य को साहसी, धीरज वाला और सहनशील बना देता है। बिना प्रेम के अच्छी सुख सामग्री हमें तनिक भी प्रसन्न नहीं आती है। प्रेम की सहायता से हम बिना और किसी की सुख सामग्री से भी हम प्रसन्न सुखी रह सकते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वभाव में मिलनसारिता और प्रेम पूर्णता बनाना चाहिए। कितना बढ़िया बात बताई है। क्वेश्चन है, प्रेम से क्या लाभ होते हैं? तो प्रेम एक अलौकिक शक्ति है, उससे अनंत लाभ होते हैं। ठीक है, प्रेम मनुष्य के किन गुणों का विकास करता है? तो प्रेम मनुष्य के मानसिक विकारों को दूर करने में और विचारों को कोमलता लाने में और सद्गुणों की दृष्टि से सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है, प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन कैसा होता है? तो प्रेम के बिना अच्छी सुख सामग्री तनिक भी अच्छी लगती नहीं है। और प्रेम की शक्ति का क्या महत्व है? तो प्रेम की शक्ति का महत्व बहुत ज्यादा है, ये अलौकिक है, अनंत है। अब देखो ये जो आंसर उसको डिटेल में लिखना है, यानी प्रेम से लेकर हम आयु बढ़ती है वहां तक लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी एक ही लाइन के अंदर भी आंसर हो सकता है, और यहां पर तो ऐसा है कि फर्स्ट लाइन में 1, 2 और 3 आंसर छुपे हुए हैं, यानी शीर्षक भी वहां पर है, फर्स्ट का आंसर भी वहां पर है, एंड फोर्थ का आंसर भी वहां पर है। फोर्थ को आपको बढ़ा करके लिखना है, फर्स्ट को आपको एक लाइन में या 2 लाइन में लिखना है, जबकि उचित वाक्य को आपको 3-4 वर्ड में लिखना है। तो इतना इजी होता है, इस तरह से आप परिच्छेद को लिख सकते हो। और यहां पर तीसरे का उत्तर ये रहे, आपको मैंने बताया उस हिसाब से। देखो यहां पर आंसर चौथे का इस तरह से लंबा है। अब हम करेंगे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस की बात, यानी कि यहां पर जो दिया गया है परिच्छेद और उसके जो दिए हैं प्रश्न, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद मैं आपको यहां पर सहायता नहीं करने वाला हूं, पर आपको अपने आप से उत्तर लिखना है। फिर हमारे जो उत्तर है उसके साथ मैच करो और अपने मार्क्स देखो कितने आते हैं, क्या फुल आते हैं कि नहीं आते हैं। अपने मम्मी पापा या मित्र के पास चेक कराइए और देखिए कि इसके राइट आंसर किस तरह से हो सकते हैं। तो ये रहे प्रश्न 4 के उत्तर, और यहाँ पर प्रश्न के साथ ही उसके उत्तर दिए हैं। और अभी रुको, पांचवा जो है उसका भी आपको कार्य करना है, यानी 2 परिच्छेद का कार्य आपके हाथ में है, और ये है उसके 5 प्रश्न। हमेशा शीर्षक होता है, जैसे मैंने आपको सिखाया उसी हिसाब से करिएगा, बिल्कुल भी उधर उधर ध्यान नहीं करना है, टाइम से खत्म करना है, ये बहुत जरूरी है। टाइम लिखिएगा, कितने टाइम में आपने खत्म किया, और उसका उत्तर भी आपके सामने आ जाता है। तो आशा करता हूं आज का ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो प्लीज नीचे कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि आपके और हिंदी के कौन कौन से टॉपिक समझ में बाकी है या समझ में नहीं आते हैं। बाकी तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी।